कौन बनेगा सरताज, यह अब साफ हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों से साफ है कि अब जो सरताज का नंबर आ रहा है वापस बीजेपी और जेडीयू के सिर पे ही ताज सजेगा। रुझानों में एनडीए को 192 सीटों पर बढ़त बनती हुई दिख रही है। रुझानों में महागठबंधन 50 सीटों पर आगे है। जेडीयू का एक्स पर पोस्ट विपक्ष हार रहा है, बिहार का विकास जीत रहा है। जेडीयू का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है, विपक्ष हार रहा है, बिहार का विकास जीत रहा है। मधुबनी सीट से आरएमएल प्रत्याशी आनंद माधव आगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चुनाव नतीजों ने जेडीयू बीजेपी को एकदम गदगद कर दिया है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट की बात करें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट में जनता दल यूनाइटेड को 82 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 81 सीटें मिल रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 33 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को 22 सीटें मिल रही हैं। 29 सीटों पर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था चिराग पासवान के नेतृत्व में। 29 में से अब 22 सीटें रामविलास पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जा रही है। चिराग पासवान ने अपने आप को बिहार चुनाव में साबित कर दिया है। 29 में से 22 सीटें उनकी झोली में जा रही हैं। बीजेपी 101 में से 81 सीटों पर रुझान में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 101 सीटों में जेडीयू 82 सीटों पे जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। आरजेडी की बात करें तो 143 सीटों में से केवल 33 सीटों पर बढ़त दिख रही है उसकी। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल की बात करें जो महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है, वह 6 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस सीपीआईएमएल से भी नीचे आ गई है, अब महज 5 सीटों पे जीतती हुई दिख रही है, जबकि वह 60 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो वह 4 सीटों पे आगे बढ़त बनाए हुए दिख रही है। ओवैसी की एआईएमआईएम 2 सीटों पे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पे आगे दिख रही है। सीपीआईएम 1 सीट पे आगे दिख रही है और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। नतीजों से साफ है कि अब जेडीयू और बीजेपी की बिहार में सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से ऐतिहासिक नतीजे आ रहे हैं। पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के मतदाताओं ने नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है। अभी जो नतीजे हैं, रुझान आ रहे हैं, जो आगे नतीजों में तब्दील होंगे, उसका क्या मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज विपक्षी दलों के लिए क्या है, समझना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति कलश जी, जो पूर्व आईएएस हैं। इन्होंने कई चुनाव करवाए हुए हैं, 39 चुनाव इन्होंने कंडक्ट करवाए हुए हैं। ज्योति कलश जी, राजनीतिक रूप से जो नतीजे का अगर कोई मतलब निकाला जाए तो क्या मतलब है इन नतीजों का विपक्ष के लिए? जी, विपक्ष के लिए बहुत क्लियर संदेश है कि विपक्ष जो है, जनता ने उसे नहीं स्वीकारा। कितने बड़े वादा किया, उसका कोई असर नहीं हुआ। असर हुआ तो विकास के जो नारा लगा, जो बीजेपी ने नारा लगाया, जो जेडीयू ने नारा लगाया, अंत में जनता ने उसे स्वीकारा है। तो विपक्ष के लिए तो बिल्कुल क्लियर संदेश है कि जनता स्वीकार नहीं करती है आज के डेट में आरजेडी या महागठबंधन को, जो बड़े बड़े दावे के साथ चल रही थी। आप चूंकि लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की राजनीति आगे क्या मोड़ लेगी? मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक बगावत हो जाएगी राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर नहीं वोट मिल रहा है, प्रियंका गांधी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। आज के डेट में आईएनसी की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि उसी के नेता उससे अलग हो गए हैं। वो नहीं चाहते हैं अब जुड़ना इस कांग्रेस पार्टी से।
बड़ा क्लियर मैसेज है कांग्रेस को दैट जो बीजेपी लेड एनडीए सरकार है उसको लोग पसंद करते हैं। आईएनसी के जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ भी उनकी योजनाएं हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, माता जी को गालियां निकाल रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? अरे आप मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आप अगर व्यक्ति विशेष पर लांछन लगाते हैं, व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी के हों, वो सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं भाई। अब आप उनकी माता के ऊपर अगर आक्षेप लगाए, उन पर लांछन लगाए, कौन इसे स्वीकारेगा? और हिंदुस्तान की नारी जो है इस चीज़ को कतई पसंद नहीं करेगी, और यही आईएनसी के अगेंस्ट गया है। इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आईएनसी को आज की। चलिए, हमारे साथ अविरल मलिक जी हैं जो मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। अविरल जी, पहला सवाल तो यही आपसे कि बीजेपी इस जीत को कैसे देखेगी? क्या इसे नीतीश कुमार का जीत मानेगी, क्या इसे मोदी जी की जीत मानेगी, या एनडीए गठबंधन की जीत मानेगी? जी ये देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, जेडीयू का, एनडीए का, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी यदि जीत रही है, जेडीयू जीत रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बन रही है, तो मैं समझता हूँ विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू जनता के मध्य में गई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय हो या फिर गरीब पीड़ित शोषित वंचित सब लोगों के हित में कार्य करने का विषय हो, एक तरीके से अगर नीतीश कुमार जी की विस्तृत रूप में बात कर ली जाए तो वो लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, और एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार जी के ऊपर नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए जंगल राज वर्सेस सुशासन की, तो मैं समझता हूँ कि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक दौर वो दौर था जिस समय में 300 गाड़ियाँ एक तरीके से चला करती गुंडे माफियाओं की, और असले भार लहराया करते थे। और आज वो दौर है जब गुंडे माफिया, अपराधी, बलात्कारी किस्म के लोग सब जेलों के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, और माफिया गुंडाराज मुक्त बिहार का निर्माण नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से कामयाब तरीके से बिहार प्रदेश में चल रही है, मैं समझता हूँ वो स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। और जहाँ तक विषय एक तरीके से जीत का, तो ये जीत पूर्ण रूप से इसलिए संभव हो सकी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम जनता के मध्य में गए, रोजगार के मुद्दे पर गए, पलायन की समस्या को समाप्त करने के मुद्दे पर गए, और पलायन की समस्या 99.9% यदि समाप्त हुई, वो किस कारण से हुई इस विषय को जानना भी मैं समझता हूँ कि अत्यंत आवश्यक है। वो पलायन की समस्या समाप्त यदि हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण से हुई, सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी के कारण से हुई, और उसके साथ साथ कुछ लोग तो ऐसे थे जो पलायन करते थे गुंडाराज के डर से, भय के डर से, आतंक के डर से, हत्या की धमकियों के डर से, माफियाओं के डर से, तो आज वो उल्टे लौट रहे हैं। चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेट्रो सिटीज़ में जो लोग गए थे वो भी आज उल्टे लौट रहे हैं, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है जिस कारण से रोजगार मिला है प्राइवेट सेक्टर में, और जब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला है तो उस कारण से जो रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा था वो समाप्त हुआ है, रुका है। और साथ साथ जहाँ तक विषय है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, वो तब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ऊर्जा व्यवस्था अच्छी हो, सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की प्राइवेट इन्वेस्टर्स के प्रति, जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशक हैं, उनके प्रति एक अच्छी पॉलिसी हो, अच्छी पॉलिसी हो, ताकि उसी का नतीजा रहा कि आपको ये सफलता मिली है। बिहार में एनडीए बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है सामने। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार बनेंगे सीएम, 10वीं बार नीतीश कुमार बनेंगे सीएम, ये जीतन राम मांझी का कहना है। यानी अब कोई शक शुबहा बाकी नहीं है। जीतन राम मांझी का ये बयान कई मायनों में बेहद अहम है। इससे भी बड़ी खबर आ रही, रुझानों में राघोपुर से तेजस्वी यादव को पीछे बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव पीछे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा, विपक्ष का मुख्यमंत्री चेहरा, महागठबंधन का चेहरा, मुख्य चेहरा, और तेजस्वी यादव अब राघोपुर सीट से पीछे हैं। महागठबंधन के लिए बड़ा झटका। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में अब 83 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं, 79 सीटें जेडीयू को दी जा रही हैं, आरजेडी को 32 सीटें,
और चिराग पासवान वाली लोकतांत्रिक जन पार्टी को 22 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, CPI-ML को 6 सीटें, हमको जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी पूरा मामला ये है कि पूरी तरीके से इनको झटका लग रहा है महागठबंधन को। उनकी सियासत बेहद ही छोटे दायरे में सीमित हो गई है। शायद अब उनकी राजनीति एक चौथे नंबर वाले राजनीतिक दल के मुकाबले में गिनी जाएगी। यानी अब अगर आरजेडी को मुकाबला करना है तो उसे एलजेपी से करना होगा, जो 23 सीटों पे आगे दिख रहा है। ये सीटें बता रही हैं कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों को बड़े लाभ मिलेंगे, लेकिन जो महागठबंधन के सहयोगी थे वह दरकिनार कर दिए जाएंगे। इसके बड़े संदेश, बिहार चुनाव के रुझानों के संदेश, बड़े संदेश केंद्र में भी जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस को और महागठबंधन को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पे दोबारा विचार करना होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि अरोड़ा जी। रवि अरोड़ा जी, ये जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होती थी बिहार की, वह पहले से खिसकते हुए दूसरे पे आई, दूसरे से अब तीसरे पे आ चुकी है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, पूरी तरह से बिहार ने आरजेडी को, महागठबंधन को नकार दिया है। मतलब साफ है प्रसून जी, समझने वाली बात है कि जो एक नया चेहरा, युवा चेहरा तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री चेहरा महागठबंधन ने दिया था, बिहार की जनता ने उसे नकार दिया है। वो समझ चुके हैं कि असली चेहरा, असली इस पर्दे के पीछे का जो किंग मेकर है वो लालू यादव ही है। और ये जंगल राज जो लगातार मोदी जी लगातार अपने हर मंच पर बोलते रहे, वो बिहार की जनता ने समझा है। मतलब साफ है कि अब जो है पूरी तरह से वो जंगल राज से एक नया दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि अब मैं समझता हूँ जनता दल यूनाइटेड को भी समझना होगा कि 20 साल में जो नहीं किया वो आने वाले 5 साल में करके दिखाना होगा। सुनील विपुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील विपुल जी, इस पूरे नतीजों के रुझान, जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये बात भी कर रहा हूँ, एग्जिट पोल आने के बाद भी, कि एनडीए सत्ता में आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। इसके पीछे कई एक कारण है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल अभी साथी पैनलिस्ट जो कह रहे थे कि जंगल राज की छाया से अभी मुक्त नहीं है बिहार ये कतई मानने को तैयार नहीं है, कतई भूलने को तैयार नहीं है कि लालू के राज में किस तरह से प्रशासन के ढीलेपन की वजह से संगठित तौर पर सरकार द्वारा पोषित करके और अपराध को बढ़ाया जाता था। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीच चुनाव में सहानुभूति जो बनी है नीतीश कुमार को लेकर के, मैं इसको इस तरह से भी कह रहा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ और पीछे भी कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये फेयरवेल दिया जा रहा है नीतीश कुमार को, बिहार की जनता दे रही है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है और इस चुनाव में उसका मतलब सूद सहित वापस कर रही है बिहार की जनता, ये मैंडेट दे करके। और नीतीश कुमार, आप देख रहे होंगे कि बीच चुनाव में एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो आज देश के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह जब शुरुआती दिनों में कह रहे थे कि विधायक दल चुनेगा, उधर चिराग पासवान जी कह रहे थे कि विधायक दल चुनेगा, लेकिन बीच चुनाव में एक ऐसी स्थिति बनती है, एक दबाव दिखता है और वो जन दबाव है, वो जनता का दबाव है, मतदाताओं का दबाव है कि बीजेपी, चिराग सहित सबको एनडीए के भीतर से भी एक स्वीकारोक्ति आती है और बीच चुनाव में ये तय होता है। और ये कहा जाता है, तय तो लगभग पहले से था, लेकिन मुखर होकर के कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए जीविका दीदी से लेकर के बिहार की महिलाओं ने जिस तरह का आपसे आकलन चाह रहे हैं जी, विपक्ष के लिए क्या संदेश है इन नतीजों का? मोटे तौर पर मैं अभी थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा को सुन रहा था, वो देश के निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम के पीछे लगने वाले सरनेम को लेकर के आ रहे थे। अभी प्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि, और जबकि उनके रिकॉर्ड में ज्ञानेश कुमार ही लिखा हुआ है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता अभी आगे चल रहे हैं और हम लोग पीछे चल रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस, राजद और पूरे विपक्षी दलों को मैं आपके इस चैनल से एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जब तक इस तरह की बातचीत करेंगे तब तक सत्ता से बाहर रहेगी कांग्रेस और विपक्ष। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस के नेता भी यही
कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वही बात कुछ घंटे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जैसे ही रिजल्ट आएगा और इनकी भद पिटेगी, ये बोल देंगे कि मशीन की गड़बड़ी है, चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, अपने बारे में नहीं बताएंगे। अब राहुल गांधी के चुनाव हारने के जो आंकड़े हैं वो बहुत अलग लेवल पे हैं। जी अब इस रुझानों के बाद जो नतीजों में तब्दील होंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, जी उसका राहुल गांधी की राजनीति पे क्या असर होगा? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ेंगे? क्या वह जो विदेशों में जाके भारत के बारे में बयान देते हैं उस तरह की राजनीति छोड़ेंगे? जी नहीं, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी को पीछे की अपनी बातों को छोड़ करके मुझे लगता है कि एक नए तरीके से विपक्ष को, और सवाल की कमी नहीं है, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष आपको अवसर नहीं दे रही है, सत्ता परिवर्तन के हजार अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप उन मुद्दों पर न जा करके आप अनर्गल बातें कर रहे होते हैं। और मैं तो इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि जब आप ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं, SIR की बात करते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि जब इस तरह का मैंडेट बिहार दे रहा है और बीच काउंटिंग के बीच में जब रुझान आ रहे हैं, तो कांग्रेस का एक प्रवक्ता जब ये कह रहा है तो ये बिहार के मतदाताओं का अपमान है। और ये जब तक इस तरह से इस नीति पर कांग्रेस चलती रहेगी, विपक्ष चलता रहेगा, मुझे लगता है कि मैं इस मंच से कह सकता हूं कि लंबे समय तक अपनी तैयारी कर रहे हैं ये विपक्ष में ही बने रहने की, सत्ता से बहुत दूर रहेंगे। आप जो बात कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की बात हो, चाहे वैश्विक लेवल पर भारत की जो प्रतिनिधित्व जो है, भारत की जो क्षमता है, उसकी कमियों को लेकर के जो बातचीत करते रहे हैं राहुल गांधी, उसको निश्चित तौर पर बदलने की जरूरत है। सेना में जाति खोज रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम के पीछे का सरनेम खोज करके ला रहे हैं। आप अपनी कमियों पर न बात करके आप अपने चुनाव में आपने देरी की। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, 2 महीने पहले आपके साथ भी डिबेट करते हुए मैं बार बार कह रहा था कि बिहार के इन 2 युवाओं के प्रति वहां के युवाओं का एक झुकाव दिखलाई पड़ रहा था, तेजस्वी और राहुल के साथ। लेकिन आप महागठबंधन को देख लीजिए, चुनाव की घोषणा होने के बाद सीट के शेयर में कितना समय लिया इन्होंने। आप जो युवा कहते हैं, एक महिला मुझसे बोल रही थी, बिहार की महिला कह रही थी जी, मेरा पति बुढ़ा होता जा रहा है, ये सब जवान होते जा रहे हैं, जबकि उम्र मेरे पति के बराबर की है। जी, ये तो आप कैसे युवा गिनते हैं इनको? चलिए, ये मोटे तौर पर हमारे देश में ये रवायत है कि 55 साल तक माना जाता है कि जो है युवा ही हैं, और कांग्रेस के युवा जो है उस साल को भी छोड़ गए हैं, तो अब तो युवा नहीं कहे जाएंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी के कंधे से वो SIR के खिलाफ जो एक मतलब वहाँ दौरा किया था इन लोगों ने, एक झुकाव देखने को मिला था। लेकिन आपने देर की, आपने सीट बंटवारे में देर की, आपने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी मानने में देर की। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि आपका चरित्र, वो चरित्र जिसको देश की जनता कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहती। आप असल में देश को बांटना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं वह जनता को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। निश्चित विपक्ष की गलतफहमी इस हद तक है कि जब बम धमाके होते हैं तो उसमें भी साजिश के तार बचाने वालों को के तक लेके जाती है, जबकि साजिश रचने वालों को बख्शती है। जनता को आपने मूर्ख समझा है। जनता आपको अपने वोट के जरिए कड़ा संदेश दे रही है। अभी भी सबक है आपके लिए। रवि अरोड़ा जी, क्या संदेश आप देखते हैं इन नतीजों के या रुझानों के जरिए? जी प्रसून जी, यह तय है कि कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल जो, देखिए संगठन तो बिहार में पहले से नहीं था। दूसरी बात, पूरी तरह से जनता नकार रही। किसका संगठन नहीं था? कांग्रेस का बिहार में बिल्कुल संगठन नहीं। आरजेडी का तो था। नहीं, आरजेडी का था। आरजेडी ने, सबसे बड़ी बात है, आरजेडी ने बड़ी मेहनत भी की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? मतलब बिहार की जनता नकार रही है। तो ये किसको नकार रही है? मुद्दे को नकार रही है, पार्टी को नकार रही है, मुद्दा तो कोई था, चेहरे को नकार रही है। प्रसून जी, मुद्दा तो कोई था ही नहीं। असल में वोट चोरी के मुद्दे पर इतना भटक गए कि जो मुद्दे थे वो सामने आए ही नहीं, उनसे उन पर लड़ ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं बिहार की जनता, बेशक से उनको अनपढ़ कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत, क्योंकि देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती है, बच्चे से बच्चा वहाँ की राजनीति समझता है। और ऐसे में देखिए, मोदी जी का विरोध करते करते आप देश विरोधी बन जाएं, हैं, देश के बाहर जाकर, विदेशों में जाके आप भारत का अपमान करें, भारत की सेना पर सवाल उठाएंगे, तो देश की जनता आपको नकारेगी। और यह दिख रहा है हर चुनाव में, फिर भी नहीं सुधरते। मतलब इनको आज अपनी सोच को बदलना होगा। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, करिए, दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आप हिंदू विरोधी मत बनिए, दिक्कत है आप देश विरोधी मत बनिए, दिक्कत यह है आप सरकार के विरोधी मत बनिए। उस पद का, उसकी गरिमा का सम्मान करना सीखिए। प्रधानमंत्री के नाम से, जिस प्रकार से उनकी माँ के नाम से आप ऐसी भाषा का, उनको पर्सनल आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देश की जनता आपको नकारेगी।
ये तो बिहार में नहीं, देश के हर राज्य में नकारेगी। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। मतलब राहुल गांधी जी विपक्ष के, ओपोजिशन के लीडर हैं, उसके बावजूद अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या समझेगा हिंदू? मतलब कहीं ना कहीं आप देश को आपने बांटने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के लिए क्या संदेश है? बड़ा संदेश यही है कि बीजेपी चुनाव आयोग के नतीजों में भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभर चुकी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो नतीजे आ रहे हैं उसमें 82 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, 75 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दिख रही हैं और रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को 22 सीटें मिल रही हैं। चिराग पासवान ने अपने आप को 29 में से 22 सीटें जीतकर साबित कर दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या संदेश है? अविरल मलिक जी। जी देखिए, जहाँ तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप से जो गांव गरीब के पास गई तो स्पष्ट रूप से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का चुनाव जीती है। जेडीयू जीती है, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोग जीते हैं। और ये स्पष्ट है, जो अभी दिखाई पड़ रहा है, ये जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है, प्रेम है। और जनता अपना वोट रूपी आशीर्वाद तभी प्रदान करती है जब सुशासन दिया गया हो, विकास किया गया हो, गरीब के हित में कार्य किए गए हों, किसानों के हित में कार्य किए गए हों। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ, मोदी जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व काम हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हो या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हो, सीधे तौर पे गरीब तक पहुंचा। और बेनिफिशियरीज, आज जब बेनिफिशियरीज ने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को जिताने का काम किया, वो सबके मध्य में है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय है आरजेडी का, तो तेजस्वी यादव ही पीछे चलते नजर आ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव पीछे चलते हैं तो किस आधार पर चलते हैं? वो इसी आधार पर चलते हैं कि उन्होंने जंगल राज को बढ़ावा देने का काम किया। एक बड़ी खबर आ रही है कि खेसारी लाल यादव भी पीछे हो गए छपरा से। आरजेडी के चर्चित चेहरे के तौर पे खेसारी लाल उभरे थे। यह बड़ी खबर आ रही है छपरा से, बिहार के छपरा से। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए बम्पर सीटों से आगे दिख रहा है। बिहार में एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रहा है। एनडीए रुझानों में 190 सीटों पर आगे है। रुझानों में महागठबंधन 49 सीटों पर आगे है। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इन विधानसभा चुनाव में मिली है। रुझानों में बीजेपी को 84 सीटें मिली हैं। रुझानों में 78 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि जेडीयू उम्मीदवार चेतन आनंद नवीनगर सीट से पीछे हो गए हैं। छपरा सीट से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। आरजेडी की खेसारी लाल छपरा सीट से 900 वोटों से पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर है, गया कि 10 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे है। झाझा सीट से जेडीयू उम्मीदवार दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल राय आगे चल रहे हैं। तो जो नतीजे दिख रहे हैं उस पे साफ है कि समस्तीपुर में जो 10 सीटें हैं उसमें 7 सीटों पे एनडीए आगे है। भागलपुर की 7 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एनडीए 190 सीटों पे आगे चल रही है। महागठबंधन 49 सीटों पे आगे है। राघवपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है। वहीं तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव को जनता ने बुरी तरीके नकारा है। तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पे पहुंच गए महुआ विधानसभा सीट से। अब सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू इतिहास रचने जा रही है, लेकिन अब इस हार का ठीकरा महागठबंधन में किसके सर पे फूटेगा? ज्योति कलश जी, आपको क्या लग रहा है, किसके सर पे महागठबंधन हार का ठीकरा फोड़ेगी? चूंकि तेजस्वी यादव ही में मुख्य चेहरा बने थे। जी, जायज़ बात है कि ये तो ठीकरा फूटना है आरजेडी के ऊपर। ये तो जिस ढंग से प्रोजेक्ट कर रहे थे अपनी पार्टी को, ऐसा लग रहा था कि ये तो सरकार बनाने जा रहे हैं। ये ऐसा इंप्रेशन दिया था, जबकि सच्चाई कुछ और थी।
जनता ने इन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। एक बात मैं सुन रहा था पैनलिस्ट से कि ये संदेश जो है, जो जनादेश है, उसमें कांग्रेस के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट होने जा रही है। मेरा मानना है कि जब तक ये कांग्रेस से वंशवाद नहीं हटेगा, जब तक ये वंशवाद की राजनीति नहीं हटेगी, तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस में कौन सा ऐसा नेता आप देखते हैं जो वंशवाद के बिना, जिसको कांग्रेस में एक सहमति बन सकती है? जी, बड़ा मुश्किल है इस प्रश्न का जवाब देना। सच्चाई है कि आज कोई भी नेता नहीं है। सुनील जी, आप जिसका जवाब दे दीजिए। जी, मुझे लगता है कि आप देखिए, किसी भी पार्टी में अगर सेकंड पंक्ति को मजबूत किया जाता है तो उसमें उम्मीद रहती है कि उसमें से हम किसी को नेता चुनेंगे, लेकिन किसी को उभरने नहीं दिया है। कांग्रेस के वंशवाद ने कहिए या कांग्रेस, केवल नेहरू गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, नेहरू गांधी के अलावा कुछ परिवारों के गिरफ्त में रही है और कुछ तथाकथित तौर पर जो पिछले 65 वर्षों से 75 वर्षों से जिनके परिवार राजनीति में हैं, उन्हीं के बच्चे आगे उसमें बढ़ते हैं। तो अगर आप सेकेंड लाइन नहीं तैयार करते हैं तो अचानक से आपके पास नेता कहां से होगा? बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है कांग्रेस में। नेतृत्व तो किसी और को देने लायक स्थिति कांग्रेस ने खुद ही पैदा ही नहीं की है। खड़ा करेंगे आप कार्यकर्ता को, उस जगह को देंगे धीरे धीरे। जैसे आप देखिए, सम्राट को उठा करके उप मुख्यमंत्री बना दिया बिहार में बीजेपी ने, तो सम्राट का एक नेतृत्व तो सामने आ रहा है ना। कल को मुख्यमंत्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि मजबूत किया है, वो सामने दिख रहे हैं। युवा हैं, युवा कहने का मतलब फिर मैं वो 55 साल वाली बात पे आता हूं कि 55 साल तक युवा माने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो युवा हैं। और दूसरे मुख्यमंत्री जो बीजेपी की तरफ से हैं, वो उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो उनको नहीं ला सकते, लेकिन सेकेंड लाइन के नेता के तौर पर हम सम्राट चौधरी को देख सकते हैं। यही काम कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस नए लोगों को कभी नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं रहती है। आप राजस्थान का भी बात देख लीजिए, मध्य प्रदेश के उनके नेताओं का देख लीजिए, वही कमलेश्वर, वही कमलनाथ, वही दिग्विजय, वही क्या नाम है कि अशोक गहलोत, उन्हीं के इर्द गिर्द, और वही जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनके और उनके बेटे के इर्द गिर्द पार्टी घूम रही है। राहुल गांधी, प्रियंका के अलावा, सोनिया के अलावा छोड़ दिया जाए तो अब हो सकता है कि तीसरी जनरेशन, चौथी, पांचवी, सातवीं जनरेशन अब इनकी आ जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा के बेटों का नाम, जिनके साथ बेटे और बेटी के नाम के साथ जब राजीव जोड़ा जा रहा है, तो ये अगली तैयारी है कि वही आगे चल करके नेतृत्व करेंगे। तो इस पर जब तक रहेगी कांग्रेस, लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेगी, मेरा मानना ये। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो आंकड़े आ रहे हैं, इसका अगर मुझे लगता है कि कोई हीरो माना जाएगा तो चिराग पासवान को भी माना जाएगा, जिनको बहुत हल्के में लिया जा रहा था। वह 29 में से 23 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। रवि अरोड़ा जी, ये रुझान क्या बताते हैं? जी जी बिल्कुल, अभी आपने कहा कि चिराग पासवान इस पूरे उसके हीरो के रूप में माने जाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि चिराग पर जो भरोसा मोदी जी ने जताया, जो एनडीए ने जताया, क्योंकि चिराग को जब सीटें दी जा रही थी तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, जेडीयू की बात करें, हम की बात करें, या मतलब कहीं ना कहीं एक पशोपेश की स्थिति थी, कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन जिस प्रकार से 5 दल मिलकर लड़े और बड़ी ही मजबूती के साथ लड़े और इतना अच्छा रिजल्ट देश के सामने आया बिहार का, मैं समझता हूँ यह एक मैसेज है पूरा कि बिहार की जनता ने जो है पूरी तरह से एनडीए पर भरोसा जताया है। और जो उनको सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे, जेडीयू की, आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो वो बिहार की जनता समझदार है, बहुत ही समझदारी से उसने वोटिंग की, बढ़ चढ़कर। और इस बार यह नहीं कह सकते कि वोट चोरी हो गए, क्योंकि वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा है। और अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो ये सच्चाई है कि वोट बिल्कुल सही दिशा में गए हैं। वहाँ की जनता ने पूरा खुलकर मैंडेट दिया है और आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ इतना भारी बहुमत पड़ना अपने आप में एक मैसेज है। और उसका बावजूद जिस प्रकार से एनडीए सत्ता में आ रहा है, तो ये उससे भी बड़ा मैसेज है कि बिहार की जनता पूरी तरह से विपक्ष को नकार चुकी है। जी, बेहद अहम बात बता रहे हैं। आपको फिर बता दें, जो आंकड़े बता रहे हैं सुनील, जो आंकड़े बता रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट में, उसके हिसाब से 84 सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। जनता दल यूनाइटेड 76 सीटों पे बढ़त बना के दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। आरजेडी की बात करें तो जो उसके खाते में 35 सीटें आ रही हैं, उससे वह तीसरे नंबर पे चली गई है। पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी। कांग्रेस की बात करें तो 6 सीटों पे बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि वह 60 सीटों पे लड़ी थी। कम्युनिस्ट पार्टी
CPI-ML 6 सीटों पे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हम 4 सीटों पे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की 3 सीटों पे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ओवैसी की MIM भी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी भी एक एक सीटों पे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कि बिना किसी शर्त की 5 साल चलने वाला है।